हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आपको पता है हम लोग बिल्कुल विधिवत और अच्छे तरीके से ज्योग्राफी के सारे सेक्शन को जो आपके सिलेबस में है उसको फिनिश करते हुए चल रहे हैं और एक एक करके उसमें हम लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ले रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका केवल डीएलएड के लिए ही यह चीज़ काम देगा। आपके डीएलएड के कोर्स में तो है ही, अगर आपके यूपी टेट के लेवल में भी पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको पता है। और आपका अगर कहीं और एग्ज़ाम देते हैं सुपर टेट वगैरह की या फिर अदर एग्ज़ाम्स भी देते हैं आप, तो मान लीजिए आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं और अपनी तैयारी को एक शेड्यूल एक स्मूथ वे में लेके चलते रहिए। जिस तरीके से नोट्स बनवाया जा रहा है आपको, उस तरह नोट्स को अपने प्रिपेयर करते चले। बाद में लास्ट में अगर आपके नोट्स में कुछ न समझ में आया आपके लिखने की वजह से, तो आप फिर से आपके पास वीडियो पड़ी रहेगी, आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके। चलिए, तो आज हम लोग इसी क्रम में स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक वन। प्राकृतिक वन क्या होते हैं, पहले तो यही हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वन आखिर क्या होते हैं। प्राकृतिक वन वह होता है दोस्तों, वह क्षेत्र होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो अपने स्वेच्छा से बढ़ते हैं, उगते हैं और घने होते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार हर 2 साल पे, जैसे जनगणना होता है 10 साल पे, उसी तरह वनों का गणना होता है, जिसमें कि आपको पता है हमारे भारतीय क्षेत्रों में जो सबसे ज़्यादा वन है वह मध्य प्रदेश वाले इलाके में है ना। लेकिन प्राकृतिक अगर जो लगाने वाला है वो मैन मेड और प्राकृतिक मिला के है, जो जनगणना के हिसाब से निकाला जाता है। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम में है। और इस साल जो 2020 में आया था जनगणना, वन सर्वेक्षण जो हुआ था, उसमें जो सबसे ज़्यादा वनों की बढ़ोतरी देखी गई है वह दक्षिण भारत में कर्नाटक में देखा गया है ना। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है, और जो आपका मिजोरम वाला इलाका है वहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है। परसेंटेज जितनी उसकी भूमि है उसके हिसाब से वहाँ पे जो परसेंटेज निकाला जाए तो उसके भूमि में लोग कम रहते हैं, वन ज़्यादा क्षेत्र में है, वैसे परसेंटेज निकलता है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे। ऐसे वन जो खुद से उगते हैं, जिनको ना ही किसी मानवीय हस्तक्षेप द्वारा उगाया जाता है, ना ही किसी को सिंचित, किसी पानी या फिर किसी दूसरे आदमी या फिर मैन के द्वारा सिंचित करके उगाया जाता है, ऐसे पौधे नहीं होते हैं वो लोग। वह ऐसे पौधे होते हैं जो खुद से उगते हैं, बारिश से उगते हैं, नेचर द्वारा उगते हैं और घने बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पौधों को हम बोलते हैं प्राकृतिक वन। सबसे बड़ा प्राकृतिक वन जो आपका है, आपको पता होना चाहिए, साइबेरियन इलाका जो आपका है वहाँ पे है। वैसे सबसे बड़ा वन देखा जाए ऑक्सीजन के दृष्टि से सबसे ज़्यादा जिसको बोला जाता है कि पृथ्वी का ऑक्सीजन किस वन को माना जाता है, तो बोलेंगे ब्राज़ील में जो आपका वन है, जिसको हम क्या बोलते हैं आप बताएंगे, उसको क्या बोलते हैं हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था। कमेंट, पहला क्वेश्चन आज का आपका यही है, आप कमेंट करेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब, उसे किस नाम से जानते थे, है ना, उस वन को किस नाम से हम लोग जानते हैं जो ब्राज़ील में है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, जो मानव द्वारा लगाया जाता है उसे तो मानवीय वन बोलते हैं। भारत में अनेक जगह, अगर भारत में हम लोग देखें अनेक जगह पठारी इलाका है, यह सब पठारी इलाका है भारत का, यह पठारी इलाका, इधर पठारी इलाका है। और अनेक जगह पर्वतें हैं। भारत के पूरब में देख लें, उत्तर में देख लें तो पर्वत पूरा है। अगर पश्चिमी घाट की तरफ देख लें तो इधर पूरा तटीय इलाका है भारत का। और यहाँ पे देख लें तो भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह भारत में भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अनेक विविधताएं हैं, अनेक भौगोलिक विविधता है। पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट है, मरुस्थलीय भाग है, पठारी क्षेत्र है, इसके बाद आपका कह लीजिए पर्वतीय क्षेत्र है। यह सब क्या है, यह सब जो है बेटा, यही सब तय करते हैं कि हमारे अलग अलग जगह पर अलग अलग वन मिलते हैं, यही सब तय करते हैं। और जो मेन कारण है वनों का, इन सब के कारण, ये तो एक कारण है ही भौगोलिक दृष्टि भारत का। और एक और कारण है वहाँ पे वर्षा का क्षेत्र, वर्षा की माप होनी चाहिए। दूसरा वहाँ का ताप पे डिपेंड करेगा। और तीसरा जो ऊंचाई पे डिपेंड करेगा, ऊंचाई कितनी है उसकी। तो यह सब सारे जो है बेटा एक तरह से डाटा है, इसको लिख लेंगे आप। यह सब ये तय करते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाएंगे। जैसा कि हम आपसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन,
कांटेदार झाड़ी वन और मैंग्रोव वन। कांटेदार झाड़ी वन को मरुस्थलीय वन भी बोलते हैं। ये 5 प्रकार के वन हैं भारत के, अलग अलग जगह पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह पूरे विश्व में भारत में ही है, जो मेघालय के मासिन राम, और पहले चेरापूंजी हुआ करता था जो कि मेघालय वाले ही इलाके में है, लेकिन अब मासिन राम हो गया है। लगभग 1080 सेंटीमीटर बारिश होती है वहाँ पे, ठीक है ना। और पूरे विश्व में की नज़र से अगर देखें तब भी हमारा मेघालय ही आएगा सबसे ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में, जो कि हर दिन हर शाम 4 बजे बारिश होती है और अच्छे से वहाँ पे कलीजे के लोग अपना देखते हैं नज़ारा। तो इस तरह आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा भारत भौगोलिक दृष्टि से कितनी विविधता वाला क्षेत्र है। इसी वजह से हमारे भारत की भौगोलिक विविधता के कारण अनेक प्रकार के वन अनेक अनेक जगह पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सदाबहार वन। सदाबहार वन मतलब कि एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा अगर देखें कहाँ पे पाया जाता है तो बोलेंगे कि भारत का जो पश्चिमी इलाका है ना, यह वाला पश्चिमी तट, और थोड़ा बहुत जो भारत का यह आपका नॉर्थ ईस्ट वाला यानी कि उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि आपको पता है हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा हुए गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही अधिकतर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यह हमारे भारत में पश्चिमी घाटी, पश्चिमी तट और उत्तर पूर्व के जो मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, वहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है जो हमारी कर्क रेखा है, जो मतलब कि कर्क रेखा है पृथ्वी पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होके गुजरती है। तो उस वाले इलाके से नीचे पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। तो इस वजह से कह लीजिए जो हमारा उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो कि पूरे वर्ष भर पत्तियों को झाड़े ना, मतलब पूरे वर्ष भर उसमें पत्तियां लगी रहें, उसे कहते हैं सदाबहार वन। अब यह बात आती है कि सदाबहार वन सर किस इलाके में पाया जाता है, तो बता देंगे पश्चिमी घाट और आपका उत्तर पूर्वी इलाके में। यह बात आपने गाढ़ बांध कर रख लीजिए। इसका एक और कारण है दोस्तों, वर्षा। यहाँ पे जो हमारे सदाबहार वन है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। कितनी? 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। जिस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है वह क्षेत्र सदाबहार वन के अंतर्गत आता है, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट उसे हम कहते हैं। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि सर किस प्रकार के, यहाँ पे एग्जाम्पल से बताइए किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, मतलब किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आप पहले सबसे हेडिंग डाल के, मतलब कि हेडिंग डालने के बाद एग्जाम्पल में लिख लेंगे महोगनी। क्या लिखेंगे? महोगनी। और जो कि बहुतों बार पूछा जाता है रोजवुड और बांस, रबर, ये सब सारे यहाँ पाए जाते हैं। रोजवुड, बांस, रबर के जो पौधे होते हैं यह सब सारे पौधे और बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने आपसे पूछे जाएंगे, आप इतने याद किए रहेंगे। ये सारे पेड़ पौधे जो हैं, पौधे हैं, वृक्ष हैं, जो ये हमारे पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं, सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं, और यह अपना वर्ष भर ग्रीन रहते हैं, इस वजह से इनका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं दूसरे फॉरेस्ट की तरफ, पर्णपाती वन की तरफ। पर्णपाती वन का मतलब हो जाता है दोस्तों आपका डिसिडिवस फॉरेस्ट। अब सर डिसिडिवस फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो आप देख रहे हैं जो बड़ा वाला जो प्लस का साइन बना हुआ है, ये वाला बड़ा वाला या प्लस का साइन है ना, यहाँ पे आपका पर्णपाती वन पाया जाता है, यानी कि डिसिडिवस फॉरेस्ट पाया जाता है। सर इसका खासियत क्या होता है दोस्तों? इसमें जो वर्षा होती है ना 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इनकी एक विशेषता है, यह वर्ष में एक बार अपने पत्ते को झाड़ते हैं, इस वजह से इनको पर्णपाती वन भी कहा जाता है। और ऐसे इलाके जहाँ पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उस पूरे इलाके को हम क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन, यानी कि डिसिडिवस फॉरेस्ट बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो डिसिडिवस फॉरेस्ट होता है ना,
वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शुष्क, एक होता है आर्द्र पर्णपाती वन। पहला हमने क्या बोला, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, और दूसरा आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है, जो आर्द्र पर्णपाती वन है दोस्तों, वो हमारे किस इलाके में पाई जाएंगी, जो तराई वाला इलाका है भारत का, इधर जो तराई वाला इलाका है इधर, और प्लस जो आपका इधर पूर्वी घाट की तरफ वाले इलाके हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसा कि आपको पता है, हर 20 से 22 जून तक, मतलब जून के महीने में स्टार्टिंग में या फिर 20 से 22 जून तक आपके भारत में मानसून इंटर करती है, मानसून आती है, और यह मानसून पूरे भारत में जुलाई तक फैल जाती है और पूरे भारत में घूमकर अगस्त तक पूरी वर्षा करा देती है। लेकिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ती है, नवंबर दिसंबर जैसे जैसे आता चला जाता है, वैसे वैसे मानसून का लौटने का क्रम जारी हो जाता है वहां से। अब मानसून लौटने लगते हैं, मानसून लौटते हैं जब, तो यहाँ पे लौटते वक्त पूछा जाएगा आपसे कि लौटते वक्त मानसून कहाँ पे वर्षा कराते हैं, किस राज्य में कराते हैं, तो आप बताएंगे जो आपका यहाँ पे केरल है, यहाँ पे तमिलनाडु वाला इलाका है, आंध्र प्रदेश वाला इलाका है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले इलाके में बेटा लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो इस वजह से भी आप ध्यान से अपना बना सकते हैं, जो तराई वाला इलाका है और जो यह वाला इलाका है पूर्वी घाट का थोड़ा बहुत, वहाँ पे हमारा आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और शुष्क पर्णपाती वन हमारा यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र का कुछ इलाका, इधर आ जाएगा तेलंगाना, आपका तेलंगाना, फिर उसके बाद आपका इधर आ जाएगा पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका, इधर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश का इलाका, फिर इधर आ जाएगा आपका अब इधर उड़ीसा का, इधर पश्चिम बंगाल का इलाका। ये सब सारे जगह आपका कह लीजिए पर्णपाती वन पाए जाते हैं, डेसिडिवस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में सर बताइए एग्जाम्पल क्या होगा। अब एक चीज और बता देते दोस्तों आपको, जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वहां पे जो वर्षा होती है ना, लिख लेंगे 70 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। जहां पे वर्षा 70 से 120 सेंटीमीटर तक होगी उसे हम क्या बोलेंगे, शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना। और पूरा का पूरा जो पर्णपाती वन है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक ही आता है, लेकिन उसमें जो पहला वाला पार्ट है शुष्क वाला, वो 70 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा वाला क्षेत्र होगा, और 120 से 200 सेंटीमीटर तक 120 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा वो आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे किस टाइप के पाए जाते हैं, वृक्ष किस मतलब वन किस प्रकार के पाए जाते हैं, उसका नाम आप लिख लेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम हमारे घर में, हमारे आंगन में नीम का पौधा होता है, आम का पौधा होता है, सागौन का पौधा होता है, इमारतें वाली लकड़ियाँ जो होती हैं, जो बहुत मतलब पेड़ जो इमारत बनाने में काम आती हैं, वो लकड़ियाँ होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आम के पौधे भी होते हैं, सागौन होता है, यह सब के सब बेटा पाए जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। तो आप लिख लेंगे, यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा। चलते हैं हम दूसरे की तरफ, मतलब तीसरे की तरफ, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन नाम से ही फेमस है कि पर्वत के ही तरफ पाया जाएगा। हमारे भारत में पर्वत केवल एक ही तरफ है, कह लीजिए इधर भी है, लेकिन वह कह लीजिए कि पठारी भागों का हिस्सा है। खैर इधर का नहीं, हम जिधर भी पर्वतीय वन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हमारे भारत में अगर देखें बेटा, तो जम्मू कश्मीर से लेकर जो नामचा बरवा है, जम्मू कश्मीर का लास्ट वाला पर्वतीय चोटी, नामचा बरवा से लेकर नंगा पर्वत तक हमारा पूरा का पूरा हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय में ट्रांस हिमालय, जो हिमालय का उत्तर वाला पार्ट है, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय मतलब कि लघु हिमालय कह लीजिए, फिर उसके बाद आपका आ जाता है मध्य हिमालय, फिर उसके बाद शिवालिक हिमालय, जिसे पाद हिमालय के नाम से जानते हैं। जो यह वाला इलाका है, जैसा कि आपको पता है, जब यह क्रम से ऊपर बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा, ऊपर जाते वक्त टेम्परेचर कम होगा, तापमान कम होगा। हमने कारक भी बता रखा है कि तापमान, वर्षा, ऊंचाई, यह सब कारक हैं जो कि हमारे वनों को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के वन हमको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि मिलता है, यही सब कारक है। तो जैसे जैसे हम पर्वत पे ऊंचाई पे बढ़ते चलेंगे तापमान कम होता चलेगा। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 5 हो जाएगा, मतलब 8 हो गया, फिर 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। इस तरह देखते देखते ऊपर आपको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जहाँ पे लद्दाख वाला इलाका, हिमाचल प्रदेश वाला इलाका माइनस में भी चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वह कैसे होते हैं आपको पता है? हमने बहुत बार बताया आपको, कोड़नुमा होते हैं, ऐसे कोड़नुमा होते हैं।
कोणनुमा होते हैं। और यह कोणनुमा होने का इनका एक कारण यह है, ये अपने आप को संतुलित बना के रखना, तापमान से अपने आप को संतुलित बना के रखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। इस वजह से अगर इनके ऊपर बर्फ गिरते हैं ना, तो बर्फ सरक जाते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ आ जाते हैं, और इस वजह से ये कोणनुमा होते हैं कि इनके ऊपर बर्फ ज़्यादा देर तक न टिका रहे, और यह जो है उस क्षेत्र में अपने आप को सरवाइव कर सके। जो आपका बेटा पर्णपाती वन वाला इलाका है, यहाँ पे कर लीजिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान कम होने लगते हैं। कम होने के कारण पेड़ पौधे शंकुधारी पाए जाते हैं। जैसे अगर पेड़ पौधों का नाम लें हम, तो बताएंगे आप चीड़, स्प्रूस, चीड़ लिख देते हैं हम, चीड़, स्प्रूस, स्प्रूस, और अगर देखें चीड़ स्प्रूस के अलावा और देखें तो और बता देंगे सिल्वर फर, सिल्वर फर हो गया। उसके बाद जो आपका शंकुधारी जितने भी होते हैं वन, इसके बावजूद जितने भी शंकुधारी होते हैं सब के सब इसी इलाके में पाए जाते हैं। और यदि हम बोलें, यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी हमको देखने को मिलते हैं बर्फ के कारण, जैसे हम बोलते हैं मास और लाइकेन बर्फ, है ना। मास और लाइकेन आप सुनते होंगे कि जो घास के मैदान है कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जनरली यह हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले इलाके में ही देखने को हमको मिल जाते हैं ना। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यहाँ से हमको यह देखने को मिलता है, जनरली वो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये चीज़ बस इसी जगह इंड है, इसके बारे में आप जान लेंगे, पूरा जान ली। अब आप वो यह बोलेंगे सर इसमें क्या बारिश वाला नहीं सिचुएशन होता है क्या? हम बोलेंगे बेटा यहाँ पे बारिश की बात ही छोड़िए, यहाँ पे बर्फ जमा रहता है, बारिश की कोई बात ही नहीं है, इस वजह से इसको टुंड्रा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमारा लद्दाख वाला इलाका हो गया, लद्दाख वाला इलाका हो गया बेटा, इधर लद्दाख है आपका ना, इधर बटा हुआ है, लद्दाख वाला इलाका हो गया, फिर इधर आपका हिमाचल प्रदेश, फिर इधर आपका उत्तराखंड। तो ये सब सारे जगह लगभग लगभग, जैसे कि अभी आप सुन रहे होंगे चमोली में उत्तराखंड के बहुत एक आपका बांध टूटा, बारिश आया, तो इस तरह सिचुएशन तो नहीं था। फिलहाल वह अलग मुद्दा है, हम लोग किसी दूसरे दिन उसको देख लेंगे, ठीक है ना। अब बस इतना चीज़ अगर आप जान गए तो हम चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। कांटेदार, कांटेदार और झाड़ीदार। कांटेदार, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए इसमें, जो आपका पर्वतीय वन है किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख 5 अगस्त 2019 को 2 यूटी के रूप में हमको देखने को मिला, तो यह 2 यूटी हो गया। पहले केवल जम्मू कश्मीर था, अब देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तराखंड, और इधर से चले जाएंगे तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये वाले इलाके में हमको देखने को मिलता है बेटा पर्वतीय वन। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं कांटेदार, कांटेदार झाड़ी वन, या फिर इसको हम बोलते हैं मरुस्थली वन, मरुस्थली वन भी बोलते हैं इसे, लिख लीजिए आप मरुस्थली वन। जनरली पहले यह देख लेते हैं कहाँ किस क्षेत्र में हमारे पाए जाते हैं, तो आप बता देंगे यह राजस्थान वाला इलाका है, राजस्थान वाला इलाका बेटा। राजस्थान में ये चीज़ देख लीजिए, राजस्थान का मतलब ये वाला जो इलाका है ये पूरा राजस्थान हो गया, थोड़ा बहुत हरियाणा का लगा हुआ, पंजाब का लगा हुआ। पंजाब में सबसे ज़्यादा चावल और गेहूं होती है, आपको पता है ना। किसके दृष्टि से अगर देखें तो हम अगर क्विंटल के नज़र से देखें तो, है ना, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में उत्पादन की नज़र से देखें गेहूं को, तो हमारे कहाँ पे होता है, यूपी में होता है। और जो चावल है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बेटा, ये सब होता है हमारा कह लीजिए पश्चिम बंगाल वाले इलाके में, है ना। लेकिन अगर क्विंटल के नज़र से देखें, क्षेत्र के एरिया के नज़र से देखें, तो पंजाब सबसे ज़्यादा हेक्टेयर में मतलब कि उगाता है, ये चीज़ याद रखें। अब देखिए यहाँ पे हरियाणा वाला इलाका हो गया, इधर पंजाब वाला इलाका हो गया थोड़ा बहुत, और इसके बाद राजस्थान का इलाका, गुजरात का इलाका, फिर हमारा थोड़ा बहुत पूरब का जो हमारा मध्य भारत है, मतलब मध्य प्रदेश वाला, थोड़ा बहुत यूपी का इलाका। इसके बाद बेटा इधर आ जाता है थोड़ा सा हमारा महाराष्ट्र का इलाका, हल्का फुल्का महाराष्ट्र भी इसमें आ जाता है। और इधर देखेंगे तो इधर भी हल्का सा महाराष्ट्र हमको नजर आएगा, तेलंगाना आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। तो यह सारे इलाकों में हमारा कौन सा वन पाया जाता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कांटेदार झाड़ी यानी कि मरुस्थली वन। जो यहाँ पे वर्षा होती है ना बेटा, वर्षा जो होती है 70 सेंटीमीटर से लेकर, साथियों यहाँ पे वर्षा जो होती है 70 सेंटीमीटर से कम होती है, कह लीजिए 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इस वजह से यहाँ पे मोटे अनाज की खेती होती है। याद रखेंगे जितने भी मोटे अनाज होते हैं हमारे, है ना, वो सब राजस्थान वाले इलाके में बहुत देखने को हमको मिलते हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। अब एक तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं जो काफ़ी लंबी लंबी होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी होती हैं जड़ें, जिससे कि वह अपने आप को वातावरण के अनुसार संतुलित कर सकें।
और उन पे जो है कांटेदार भी, मतलब कि कांटा भी उगा होता है उनके पत्तियों पर। जो यहाँ के पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं, पत्तियाँ छोटे होते हैं। तो जो पौधे होते हैं उनकी जड़ी लंबे होती हैं, पत्तियाँ छोटे होती हैं, उसमें कांटे भी उगे होते हैं। जो कि कांटे इस कारण से उगे होते हैं क्योंकि आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं पत्तियों से ही खाना बनाते हैं। और यहाँ पे मरुस्थलीय इलाका है तो वाष्प ज़्यादा होगा। वाष्प ज़्यादा होने के कारण ही पत्तियाँ अपने आप को, कह लीजिए कि वाष्प से बचने के लिए, अपने आप को संतुलित बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए वो कांटों का यूज करती हैं बेटा, जिससे कि कम वाष्प हो पाता है और ये अपना खाना इजीली बना पाती हैं। तो एक एग्जाम में ये पूछा गया था आपके कि किस वन के इलाके में जो जड़ें होती हैं काफ़ी लंबे लंबे होती हैं, तो बता देंगे आप किस वाले वन में बेटा, तो बता देंगे आपका मरुस्थलीय वन में या फिर कांटेदार झाड़ी वन में। बेटा अगर यहाँ का अगर हम पेड़ पौधों का देख लें, एग्जाम्पल देख लें, तो बता देंगे बबूल, बबूल बता देंगे, बबूल, नागफनी, नागफनी बता देंगे, बबूल, नागफनी। इसके बाद खजूर बता देंगे, खजूर, खजूर बता देंगे। इसके बाद बेटा बता देंगे बैर, 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 बबूल, नागफनी और इसके बाद खैर, खैर कत्था जिसे बोलते हैं। खजूर, खैर, बैर, नागफनी, बबूल, इटिसी, ये सारे पेड़ पौधे जो होते हैं बेटा यह हमारे मरुस्थलीय इलाके में पाए जाते हैं। इसके बाद हम लास्ट आते हैं मैंग्रोव वन की तरफ। जो मैंग्रोव वन होता है बेटा, ये चीज़ याद रखेंगे, मैंग्रोव वन होता है, इसके पहले एक चीज़ देख लीजिए आप, जो मैंग्रोव वन का बनने का कारण होता है वो हमारी नदियाँ होती हैं जो डेल्टा बनाती हैं। अगर आपको पता होगा तो यहाँ के चोमा लुंगडुंग ग्लेशियर से बेटा 3 नदियाँ निकलती हैं। एक सिंधु की तरफ चली मतलब एक सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में चली जाती है, एक सतलज नदी इधर आ जाती है और एक इधर जो है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ब्रह्मपुत्र नदी को ही हम तिब्बत में बोलते हैं क्या, सांगपो नदी। वो अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिहांग रिवर कहते हैं। फिर उसके बाद वह माजुली, सबसे बड़ा माजुली द्वीप बनाती है भारत का, पूरे विश्व का भी कहिए भारत का भी सबसे बड़ा माजुली द्वीप, नदी द्वीप कौन सी नदी बनाती है, तो बोलेंगे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में, और असम में ही उसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर वह इधर आती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है जब बेटा, तो यहाँ पे उसको जमुना नाम से जाना जाता है, यमुना नहीं जमुना, जमुना नाम से जाना जाता है। और इधर से हमारा कह लीजिए कि गंगा नदी आती है, और गंगा नदी आपको पता है इसी जगह मयूराक्षी नदी भी बहती है, और कह लीजिए हुगली, हुगली नदी भी बहती है कोलकाता में। तो कोलकाता में गंगा नदी से कटकर हुगली नदी 15 किलोमीटर उधर चली जाती है, और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है बेटा ब्रह्मपुत्र से मिलने के बाद मेघना नदी का निर्माण करती है, मेघना नदी का निर्माण करती है। तो यह सारे वन जो है, यह सारी नदियां जो है बेटा जो हमारे पूरब में गिरती हैं डेल्टाई वाले, मतलब बंगाल की खाड़ी में, वो डेल्टा नुमा आकृति बनाती हैं, ऐसे डेल्टा नुमा आकृति बनाती हैं ऐसे। तो यही डेल्टा नुमा जो आकृति बनाती है नदियां, इन्हीं के चारों तरफ, इन्हीं के चारों तरफ हमारा कौन सा वन पाया जाता है बेटा, तो बता देंगे मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन को ही हम कहते हैं सुंदरी वन। सुंदरी वन इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदर नामक एक पौधा पाया जाता है, सुंदरी नामक एक पौधा पाया जाता है, इस वजह से हम इसको कहते हैं सुंदरी वन कहते हैं बेटा। क्योंकि आपको पता है जो महानदी, महानदी हो गई कह लीजिए, महानदी के बाद गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, है ना, तुंगभद्रा तो इधर हो जाती है, मतलब ये सारी नदियाँ जो है बेटा ना, ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, और डेल्टा के किनारे ही हमारा पाया जाता है मैंग्रोव वन। पूरे भारत का कहिए या फिर पूरे विश्व का कहिए, मैंग्रोव वन यानी कि डेल्टा वन कहाँ पे पाया जाता है पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा, तो बताएंगे बंगाल की खाड़ी में। किन 2 नदियों का नाम आता है, वैसे तो हजारों नदियाँ बहती हैं हमारे पूरब की तरफ, लेकिन जो बड़ी नदियाँ हैं अफवाह के दृश्य से देखा जाए तो गंगा नदी लगभग 2525 किलोमीटर के आसपास में बहती है बेटा, और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में केवल देखा जाए तो 900 किलोमीटर के आसपास में बहती है। तो यही दोनों नदियाँ जो हैं आपका कह लीजिए कि डेल्टा का निर्माण करती हैं, और इन्हीं दोनों नदियों को बोलते हैं, इन्हीं दोनों नदियों के कारण डेल्टाई वाला क्षेत्र सबसे बड़ा बनता है भारत में, पूरे विश्व में भी। ठीक है दोस्तों, यही रहा हमारा आज का चैप्टर प्राकृतिक वन, और प्राकृतिक वन के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने थे और कुछ प्रकार थे जो हमने आपको इस मैप के माध्यम से समझाया। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों हमारे साथियों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा हमारा साथ दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन बच्चों का भी फायदा हो सके जो डीएलएड में आने वाले हों, जो यूपी टेट का पेपर देने वाले हों, जो सीटेट का देने वाले हों, जो सुपर टेट का देने वाले, जो कोई भी एग्जाम देने वाले हों, उनका फ़ायदा होना चाहिए हमारे इस मुहिम से। तो आप हमारा साथ देंगे तभी यह मुहिम हमारा साकार हो पाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें। एक बात और बता दें आपको, जो आपका ऑनलाइन शिक्षण 2.0 चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे बहुत जल्द आपका
यूपी टेट के क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, हिंदी के और मैथ के, ठीक है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके रख लें। इसको नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आइए, सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, संस्कृत मैथ जो भी आप पढ़ना चाहते हैं सब पढ़िए दोस्तों। धन्यवाद।